तो यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। ओके, ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल है। और क्योंकि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर ड्यूरिंग अ रिएक्शन अगर जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो एग्जैक्टली वहीं आकर लग जाता है जहां पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था, तो इन दैट केस उस कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो रिटेन रहता है। दैट इज वाई हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि 2-मिथाइल ब्यूटेन वेनॉल में ये OH देखो यहाँ पर लगा हुआ था, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया क्लोरीन, है ना। क्लोरीन आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। जब यहाँ पर इससे इंटरेक्ट करेगा, क्लोरीन आएगा, इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, तो OH क्या करेगा, OH लीव कर जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो देखो क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया है एंड ये OH जो है निकल गया है ना बाहर, ओके, इस कंपाउंड से। अब ये क्लोरीन एग्जैक्टली वहीं आकर लगा है जहां पर पहले OH प्रेजेंट था, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इस 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ऑल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड की है, ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, now come to the next one. उसके इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इन्वर्जन क्या है, रिटेंशन क्या है और रेसिमाइजेशन क्या है, ठीक है। तो देखो इन्वर्जन क्या होता है, यहाँ पे देखो एक्स इधर लगा था, सपोज करो दिस वन इज योर लेफ्ट साइड, मेरी तो लेफ्ट है, ओके। तो लेफ्ट में एक्स लगा था, जब वाई से रिएक्शन हुई तो वाई एक्स निकल गया और वाई आके लग गया, है ना। तो वाई कौन सी साइड लगा है इस कंपाउंड के, वाई राइट साइड लगा है ना, क्लियर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, है ना, क्योंकि ये एक्स जो था वो लेफ्ट साइड था, वेयर एज जो वाई है वो राइट साइड आके लगा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन उल्टा हो रहा है ना, लेफ्ट से राइट में चला गया ना न्यूक्लियोफाइल, ओके, क्लियर। तो इससे हम बोलेंगे यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। हियर इन केस ऑफ दिस केस देखो यहाँ पर ये वाई से प्रोसीड कर रहे थे एक्शन, तो यहाँ पे एक्स भी था जो कि अभी निकल चुका है, वो भी लेफ्ट साइड था, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वाई जो आके इस कंपाउंड से अटैच हुआ है, बॉन्ड बनाया जिसने, ठीक है, ये वाई भी कहाँ है, ये भी लेफ्ट साइड ही है, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन के लिए, उसका पॉजिटिव नेगेटिव से लेना देना नहीं है, उसका इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लीवो है, ठीक है। पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन दिखा रहा है या नेगेटिव ऑप्टिकल रोटेशन दिखा रहा है, जो हम कॉन्फ़िगरेशन इन चीज़ों के लिए देख रहे हैं वो हमें देखना होता है कि आपके जो सब्सटेंट्स हैं RS नॉमेनक्लेचर करते हैं, अगर आएगा आपके सिलेबस में मैं कराऊंगी तो उसमें बड़ा ही बढ़िया से क्लियर होता है। बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने देखनी है, ये हमने देखनी है कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप whether they were on same side or they were on different side, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पर ये अब x जो है निकल रहा है ना, तो ये लिविंग ग्रुप है इस रिएक्शन में, और y है जो वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो आके अटैच होगा x की जगह, ठीक है। तो इस कंपाउंड में ये बिफोर रिएक्शन ये कंपाउंड था, आफ्टर रिएक्शन ये कंपाउंड है। इन दोनों का आप जब देखोगे, स्टडी करोगे, अगर जो लिविंग ग्रुप और इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल आके लगा है वो सेम साइड लगा है, लेफ्ट लगाओ चाहे राइट लगाओ, ठीक है, दोनों या तो लेफ्ट हो या दोनों राइट हो, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हुआ, रिटेंशन हुआ है। वेयर एज इन केस ऑफ अगर जैसे यहाँ पे सेकंड केस में आप देखो कि y जो है वो राइट साइड में आके लगा है, जबकि x जो कि लिविंग ग्रुप था वो लेफ्ट साइड में था। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, इन्वर्ट हुआ। ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ये सब्सटेंस की जो पोजीशन है किस तरफ है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, किधर वो प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। एंड इन थर्ड केस क्या हो रहा है, देखो a प्लस बी दोनों बन रहे हैं, मतलब रिटेंशन भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है। मतलब a प्लस बी क्या है, हमारा रेसमिक मिक्सचर है, इसको हम कहेंगे कि हमारा रेसमिक मिक्सचर बना है, ठीक है।
तीनों टर्म्स आपको समझने हैं, ठीक है। तो जब भी हम SN1 और SN2 की रिएक्शन की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन मिलता है हमको, है ना। SN2 हमेशा इन्वर्जन से प्रोसीड करती है। ब्रोमीन लेफ्ट में था, OH आया तो OH कहाँ लगेगा, राइट साइड में लगेगा, ठीक है। ओके क्लियर। सॉरी, ब्रोमीन राइट में था, OH आगे लेफ्ट में लगेगा, ओके ठीक है। तो मतलब कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। वेयर एज जो SN1 रिएक्शन होते हैं जिसमें कार्बोकटाइन बनता है, ठीक है, और कार्बोकटाइन जो होते हैं वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बोथ साइड से अटैक कर सकता है, फ्रॉम लेफ्ट से भी, फ्रॉम राइट से भी। तो हमें दोनों तरह के कंपाउंड मिल जाते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे देखो ये कार्बोकटाइन बना है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर था। अब जो आपका OH नेगेटिव जो कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से आ सकता है। देखो वो अबव द प्लेन भी आ रहा है और नीचे बिलो द प्लेन भी आ रहा है ना। अगर अबव द प्लेन आया है तो ऐसे बन गया है ना, और अगर बिलो दी प्लेन आया तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मतलब दोनों तरह के आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहे हैं ना, एक जब OH लेफ्ट में है और एक जब OH राइट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनके दोनों के साइन डिफरेंट है। यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन का इसकी ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव है, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव है, ठीक है। ओके उसके बाद देखो, और ये आपका रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे के साथ compete करती हैं। जब भी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ तो ये दोनों रिएक्शन compete करेंगे, ओके। जनरली डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि एलिमिनेशन होगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक होगा। डिपेंड करेगा कि आपका एल्काइल हैलाइड किस तरह का है, आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरह का है, मतलब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है या एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 2p में है, 3p में है, देयर इज लॉट ऑफ फैक्टर्स, ओके। वो तो इतना डीप आपको भी नहीं जाना है, अभी तो आप मोटा मोटा समझ ले इसको, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एलिमिनेशन में क्या है, बी कोई बेस है, ओके। बेस की क्या टेंडेंसी होती है, बेस से आपके प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, X इज हैलोजन एंड जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा दैट विल बी योर बीटा कार्बन, ठीक है, वो आपका बीटा कार्बन होगा, ओके। अब ये बेस आया, इसने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया एंड इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑब्वियसली देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन B एंड H, है ना। देखो here you can see there will be bond formation between B and H, okay. Now this electron कहाँ से ट्रांसफर हो गए, यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गए, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रांसफर हो गए। इट मीन्स देयर विल बी अ न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में एक नई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास क्या बना, देखो पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड बन गया, तो आपको क्या मिल रही है, आपको एल्कीन मिल रही है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड का जब भी एलिमिनेशन होगा, ठीक है, बेस से ट्रीट करोगे तो आपको एक एल्कीन मिलेगी, ओके क्लियर। और एज यू नो दैट कि जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हुआ है वो बीटा कार्बन से हुआ है ना, ये बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन थे, है ना। तो दैट इज व्हाई दिस एलिमिनेशन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। This elimination reaction is known as beta elimination because in this reaction proton is abstracted from beta carbon. Okay, अगर गामा कार्बन से होती, although नहीं होती, बीटा से होगी जनरली, क्योंकि यहाँ पर लीविंग ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन पे है। जब बीटा से आपकी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुई, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये बॉन्ड यहाँ से निकलेगा, ये लीविंग ग्रुप है एक्स आपका, ये निकल जाएगा, ठीक है, ओके। हम अब यहाँ पर क्या है कि कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है ना, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ये हम डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज़ेडसफ रूल। ज़ेडसफ एक आपके केमिस्ट जिन्होंने ये रूल दिया है। ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि ये हाल दो हमने 11th में भी पढ़ा था, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग इट, ओके।
कि इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि देखो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है और हैलोजन भी रिमूव हुआ है ना। प्रोटॉन जो था वो बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया और हैलोजन एज अ लिविंग ग्रुप उसमें से निकला है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन आल्सो। ओके, द प्रेफर्ड प्रोडक्ट is that alkene which has greater number of alkyl groups। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर ये है आपका हेलोजन अटैच है इस कार्बन से, है ना, तो दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, क्योंकि इससे हेलोजन अटैच है तो ये अल्फा है। अब यहाँ पर इस कार्बन से इस तरफ भी एक नेक्स्ट कार्बन है और इस तरफ भी एक नेक्स्ट कार्बन है ना, लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन है और राइट साइड में भी एक कार्बन है। तो अल्फा से जो नेक्स्ट होता है दैट इज योर बीटा। अब अल्फा से नेक्स्ट तो ये भी है और अल्फा से नेक्स्ट ये भी है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए कि ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, और जिससे हेलोजन अटैच था ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब देखो इन दोनों बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच है ना, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, इससे तो 3 अटैच है। तो जब बेस आएगा तो बेस क्या कर सकता है, बेस इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और इस वाले से भी कर सकता है। ठीक है, अगर इससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ इस कार्बन से तो बॉन्ड किसके बीच में आएगा, इस कार्बन के एंड इस कार्बन के, ये अल्फा और ये वाला बीटा। देखो डबल बॉन्ड आ गया अल्फा और बीटा, क्योंकि यहाँ से वही सेम प्रोसेस होगा, हाइड्रोजन को बेस लेके जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, जो ब्रोमीन के साथ अल्फा कार्बन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर प्रोटॉन आपका यहाँ राइट साइड वाले कार्बन, इस वाले कार्बन से मान लो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा फिर बॉन्ड कहाँ आएगा, बॉन्ड इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में आएगा, है ना। इसने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ इन दोनों के बीच में, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब है कि यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में। फिर ये कार्बन जिससे लिविंग ग्रुप अटैच है ये अपना बॉन्ड ब्रोमीन से तोड़ देगा, क्योंकि कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता। ठीक है, इसलिए उसे ब्रोमीन से अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी एल्कीन बन गई। अब देखो दोनों केस में एल्कीन डिफरेंट बनी है। यहाँ पर पेंट 1 इन बनी है, जब आपने राइट वाले कार्बन से किया एब्स्ट्रैक्शन तो पेंट 1 इन बनी है, जब लेफ्ट वाले कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट किया तो पेंट 2 इन बनाई है। ठीक है, तो ज़ेडसफ ये कहते हैं कि जिस एल्कीन के पास ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे जिस एल्कीन के पास, वो आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो पेंट 2 इन में देखिए आप एक ये एल्कीन है ना, डबल बॉन्ड, ठीक है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। अब देखो क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, ये एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये कुछ भी है, उसके लिए जनरल नेम है एल्काइल। ओके, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ अटैच है एंड यू कैन सी हियर कि एक एल्काइल ग्रुप ये अटैच है, इथाइल। ठीक है, लेफ्ट साइड में इथाइल है और राइट साइड में मिथाइल अटैच है, दो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है पेंट 2 इन में। नाउ चेक आउट इन पेंट 1 इन। पेंट 1 इन में देखो इस तरफ तो कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है ना, ये कार्बन जो है ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन से अटैच है, देयर इज नो एल्काइल ग्रुप, है ना, दिस साइड। ओके, नाउ लेफ्ट साइड चेक करो, यहाँ पर ये कार्बन जो है एक तो हाइड्रोजन से अटैच है, दूसरा यहाँ पर ये एक प्रोपाइल आपको दिख रहा है ना, प्रोपाइल ग्रुप अटैच है ना। ठीक है, ये एक एल्काइल ग्रुप आपके यहाँ अटैच है। तो इस केस में जहाँ पेंट 2 इन के केस में 2 एल्काइल ग्रुप है, वेयर एज पेंट 1 इन के केस में 1 एल्काइल ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू ज़ेडसफ रूल क्या है कि जिसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे डबल बॉन्ड के पास, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, एंड जो ज्यादा स्टेबल होगी दैट मीन्स कि वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो दैट इज वाई 81% इस रिएक्शन में 81% पेंट 2 इन बनता है एंड रिमेनिंग 90% जो है आपका पेंट 1 इन बनेगा, क्योंकि पेंट 1 इन इज नॉट एज मच स्टेबल एज पेंट 2 इन। ओके, क्लियर? ज़ेडसफ rule is very important for competitive exams and for CBSE also, so you should know it. Okay, now elimination and substitution को थोड़ा सा इन्होंने हल्का सा कंपेयर किया है। ठीक है, लिटिल बिट लाइक एलिमिनेशन में क्या होता है कि एलिमिनेशन में जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या जो बेस आ रहा है
आई विल कॉल इट बेस बिकॉज ओके एलिमिनेशन बेस के साथ होता है, ठीक है। तो ये जो बेस आ रहा है आपका, ठीक है, देखो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन ने कहाँ अटैक किया है, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया है। वेयर इन दिस केस सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा ये कार्बन पर अटैक करता है, हाइड्रोजन पर अटैक नहीं करता, ये उस कार्बन पर अटैक करता है जिसके साथ हैलोजन अटैच होता है, ठीक है। जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है ना, उस कार्बन पर ये अटैक करेगा और ये कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से कार्बन को जो पहले एक लिविंग ग्रुप जैसे कोई भी हैलोजन जो प्रेजेंट था उसको उसके साथ अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये साइन क्या शो कर रहा है कि कार्बन ने अपने ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को ट्रांसफर कर दिए हैं और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये खत्म हो गया है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, मतलब all nucleophiles are not base, whereas we can say कि all base are nucleophile, ठीक है, क्योंकि both are electron rich species। चाहे आप देखो ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, इट मीन दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। तो बट फर्क क्या है बेस और न्यूक्लियोफाइल में, क्या फर्क है, जो बेस होते हैं ना वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। ओके, बेस ऑल द बेस आर न्यूक्लियोफाइल्स नो डाउट, बट हम किन न्यूक्लियोफाइल्स को बेस बोलेंगे, किन को नहीं बोलेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल्स प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो आपके बेस होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल्स आपके प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होते, दे सिंपली एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ओके क्लियर। तो ये जो आपका टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ये आपका इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज वाई, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड को इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। और ये रिएजेंट जो उन्होंने बनाया था इट इज़ वेरी हेल्पफुल, इट इज़ वेरी यूजफुल, इट हैज़ वेरी लॉट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। ओके, व्हेन यू ट्रीट एनी एल्काइल हैलाइड, when you treat any alkyl halide with magnesium which is a metal in the presence of dry ether, ठीक है, ड्राई ईथर इज योर सॉल्वेंट हियर, ओके। जब आप रिएक्ट करते हो देन देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? इट्स जनरल फॉर्मूला इज RMgX, RMgX, Mg is magnesium, X is your halogen and R is your any alkyl group, okay। Here you can see X is your bromine, Mg magnesium रहेगा, don't worry, and what is R? R is here ethyl, CH2CH3 ethyl, okay। तो इस जनरल फॉर्मूला के साथ आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो इसको थोड़ा सा हल्का समय बता दूं आपको, यहाँ पर RMgX में जो बॉन्ड है मैग्नीशियम को, आपको दिखेगा कि मैग्नीशियम दो जगह बॉन्ड बना रहा है, एक तो हैलोजन के साथ, दूसरा एल्काइल ग्रुप के साथ, है ना। तो एल्काइल ग्रुप के साथ जो मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, पोलर है, ऑल्दो पोलर तो होगा ना, क्योंकि एल्काइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, एक चीज ये भी याद रखनी है, जनरली आप देखते हो रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कि एल्काइल ग्रुप अगर जब भी किसी यूजली ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जब भी अटैच होता है तो एल्काइल ग्रुप पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ना, क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है तो डेफिनेटली उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो कभी कभी बच्चे मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि एल्काइल ग्रुप पर हमेशा ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, उन्हें क्या लगता है कि एल्काइल ग्रुप पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट ऐसा नहीं होता। किसी ग्रुप पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका बॉन्ड किस तरह के एटम से है। या यू कैन सी कि एल्काइल ग्रुप, जो कि एल्काइल के कोई कार्बन है ना, कार्बन का जो बॉन्ड है वो मैग्नीशियम से है, ठीक है। मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। तो मैग्नीशियम विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज where as this alkyl group, मतलब this carbon will acquire partial negative charge, okay clear। तो this bond is covalent,
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर है क्योंकि पोल्स बन गए हैं, आप देख सकते हो, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, एंड कोवेलेंट है, शेडिंग से बना। ओके, उसके बाद ये आप बॉन्ड देखो दूसरे वाला, तो ये मैग्नीशियम एंड हेलोजन के बीच में, एज बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन मैग्नीशियम एंड हेलोजन इज क्वाइट हाई। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में ज्यादा है, दैट इज वाई ये जो बॉन्ड होगा ये एसेंशियली आयनिक होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रोल प्ले करता है, रादर देन कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती वहाँ पर। ठीक है, तो मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है, वेरस एल्काइल एंड मैग्नीशियम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी समझने की थी। उसके बाद आप रिएक्शंस बहुत सिंपल है, अगर आप RMgx की रिएक्शन पानी से कराते हो, वाटर से कराते हो, तो वाटर जिसमें H और OH प्रेजेंट होते हैं, तो OH जनरली नेगेटिव चार्ज रखता है, यू नो दैट। ठीक है, तो क्या होगा, देखो R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, पानी के मैंने दो चीज बता दी आपको, एक तो H है, एक OH है ना, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, मतलब H के पास जाएगा, और क्या बन जाएगा, RH, सिंपल एल्केन बन जाएगा। RH कुछ नहीं है, एक एल्केन है, वेयर एज MgX रिमेनिंग OH के साथ ऐड करके MgOHX बना लेगा। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये आपके एक सिंपल रिएक्शन है जिससे हम एल्केन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे बना है, एक एल्काइल हैलाइड से बना है, दैट इज वाई हम इन रिएक्शंस को एल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स में पढ़ रहे हैं। एल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वाटर से रिएक्शन करके एल्केन बन गया RH। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन, है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन जितने भी हैं दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर दो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं दो सोडियम के साथ, ठीक है, तो यू कैन सी हियर कि R बन गया है, साथ में 2NaX, सोडियम हैलाइड, X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ओके, सोडियम हैलाइड बन गया अलग से, साथ में RR। व्हाट इज RR के बीच में सीधा बॉन्ड बन गया है, डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड बन गया है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि R प्रोपाइल है, R कोई प्रोपाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर मतलब दो प्रोपाइल कनेक्ट हो गए हैं आपस में। ठीक है, दो प्रोपाइल जब कनेक्ट होंगे तो क्या बनेगा, हेक्सेन। दो प्रोपाइल को अगर आप आपस में कनेक्ट करो तो हेक्सेन बनता है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और देखने की है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स। अब देखो पहले इसको समझने के लिए वो रेजोनेंस इफेक्ट आपको समझा रहा है, हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कहाँ ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स पर जाना प्रेफर करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में कि कहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, कहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो यू कैन सी हियर कि अगर कोई क्लोरीन अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, तो यहाँ पे आपको बॉन्ड, ये रेजोनेंस कराया है 11th में, इसको थोड़ा अच्छे से करो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस क्लोरीन, है ना। ओके, अब कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो कार्बन क्या करेगा, अपना कोई पहले वाला बॉन्ड तोड़ देगा। तो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो पहले पाई बॉन्ड ही टूटते हैं, तो पाई बॉन्ड को यहाँ पे उसने तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए। यहाँ पे देखो यू कैन सी हियर नेगेटिव चार्ज शो कर दिया, और क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आया है ना, क्योंकि क्लोरीन जनरली एक ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर एक से ज्यादा बनाएगा तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ओके। अब ये नेगेटिव चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इसको दिया इसने। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होने वाली है, बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन इसको देने का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो कार्बन है नेक्स्ट वाला, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। यू कैन सी हियर बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में। अब देखो ये जो कार्बन है जिसके साथ इसने बॉन्ड फॉर्मेशन करी है, ये वाला
है ना। ये क्या करेगा, अपना पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पहले से 4 बॉन्ड बने हुए हैं। अगर वो नया बॉन्ड बनाता है तो उसको अपना कोई पहले वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो उसने ये वाला, ये जो पाई बॉन्ड है ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर, नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट कर दिए। नेक्स्ट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली वो प्रोसेस फिर आगे फिर प्रोसीड करेगा, ये अपने अगले वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा और अगले वाला कार्बन, ये वाला कार्बन अपने पाई बॉन्ड तोड़ के उससे अगले को दे देगा। ठीक है, चेन जैसा आपको लगेगा यहाँ पर कि चेन जैसा हो रहा है कि वो उसको दे रहा है, वो अपने से अगले वाले को ट्रांसफर कर रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पासिंग है। जैसे हम बॉल पास करते हैं ना, बॉल पास गेम खेलते, पिलो पासिंग खेलते हैं, वो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पासिंग हो रही है। ठीक है, इन 6 के बीच में। फिर सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। देन फाइनली क्या हो सकता है कि ये इसको दे दे नेक्स्ट वाले को, ये अपना पाई बॉन्ड इसके साथ तोड़ दे कार्बन क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, वो फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसमें। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है। एक तो ये इस पोजीशन पर है एंड इस पर है और एक इस पर है। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और ये थर्ड वाली, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, अगर यहाँ ये सब्सटेंट लगा है, पहले कार्बन, ये कार्बन है, इसके साथ सब्सटेंट लगा है, तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये दोनों क्या होती है, ऑर्थो होती है। एंड दिस वन और दिस वन, ये होती है मेटा। और ये जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, ये वाली पोजीशन, इसे हम बोलते हैं पैरा। तो आपको इस सिस्टम में 3 पोजीशन याद रखनी है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, तो अभी अगर कोई समझ पाया हो इसको तो वो देख पाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ है। ये कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये भी पैरा, सॉरी ये भी मेटा है, ये भी मेटा है। पैरा एक ही है, ये वाला पैरा है। 2 ऑर्थो हैं, 2 मेटा है और एक पैरा है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन होना, इस पर होने का मतलब पैरा पर होना, इसका मतलब ऑर्थो पर होना। तो मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है इन केस ऑफ हेलो अरेन्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो एंड पैरा पर। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या हुआ फिर, अगर ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन आपकी क्या है, ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आने की टेंडेंसी कहाँ है, मेटा पोजीशन पर रहेगी। ओके, दूसरा वो उसने थोड़ा सा रिएक्शन को कंपेयर किया हेलो एल्केन्स में और हेलो अरीन्स में। एल्केन, हेलो एल्केन्स मतलब हेलोजन आपका किसी भी एल्केन एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो वो हेलो एल्केन है। अगर किसी बेंजीन रिंग से आपका हेलोजन अटैच है तो इसका मतलब वो हेलो अरीन है। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, जब आप रिएक्शन पढ़ोगे उसके समझने के लिए आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हेलो एल्केन्स में ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है ये एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यू कैन चेक हियर कितने नंबर ऑफ एटम अटैच हैं, 4 हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, 4 एटम अटैच हैं इस कार्बन से, 1 2 3 4 है ना। तो ये कार्बन कैसा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। वेयर एज दिस कार्बन जिससे यहाँ पर ये हेलोजन अटैच है बेंजीन रिंग में, ये कार्बन कौन सा है, ये sp2 है। वो तो आपको वैसे भी याद रख लो कि बेंजीन का जो कार्बन होता है वो sp2 होता है। ठीक है, ओके, तो ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, तो डिफरेंस हो गया ना, यहाँ पर कार्बन sp3 है, यहाँ पर sp2 है। मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है sp की। sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, फिर उससे कम किसकी होती है, sp2 की, और उससे कम होती है sp3 की। तीनों में अगर आप कंपेरिजन करो sp, sp2, sp3 तो सबसे ज्यादा होती है sp की, उससे कम होती है sp2 की और सबसे कम होती है sp3 की, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड की पोलैरिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात ये है कि आपने देखा हेलो अरेन्स में अभी रेजोनेंस देखा हमने, है ना। देखो यहाँ पर हेलो अरेन्स में आप ये देख सकते हो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और हेलोजन, ठीक है, के बीच में देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा कि कार्बन जो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है हेलोरेंस के, इनमें कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, है ना। सिंपल हेलोरेंस में आप सिंपली ऐसे नहीं कर सकते जैसे आप हेलो एल्केन्स में करते हो। नया न्यूक्लियोफाइल आया, उसने हेलोजन को
ये रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह आके लग गया। हेलोरिन्स में रिएक्शन थोड़े अलग से तरीके से होंगे, देखना अभी, क्योंकि डायरेक्ट रिप्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो क्लोरीन है वो हेलोरिन्स में उसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, क्योंकि हेलोरिन्स में रेजोनेंस होता है, जिससे आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने देखे, तो जिसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हेलो अरेंज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना स्मूथली नहीं होता जितना हेलो एल्केन्स में हो जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा कारण क्या है इस चीज का, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। अगर क्लोरीन किसी तरीके से मान लो मैंने रिमूव भी कर दिया, ये क्लोरीन अगर मैंने किसी तरीके से रिमूव भी कर दिया, मान लो हीट देंगे कुछ भी, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा, है ना, फिनाइल केटायन कहेंगे हम इसको। ये बेंजीन रिंग जब एज अ सब्सटेंट होता है ना, जब बेंजीन अकेला है तब तो उसे बेंजीन बोलते हैं, अगर बेंजीन किसी के साथ अटैच है एज अ सब्सटेंट है तो उसे फिनाइल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप होगा। ठीक है, ओके, तो फिनाइल कटायन बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन के ऊपर क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है ना, इस कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो फिनाइल कटायन है ये स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं है ये स्टेबल, क्योंकि कार्बन कैसा था, sp2 पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, है ना, ऊपर से आपने उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना पसंद नहीं करता, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की टेंडेंसी वो नहीं रखता है। ठीक है, तो इसलिए वो केटायन जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए इतना इजीली आप इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसको तोड़ना मुश्किल होता है इन केस ऑफ हेलो अरेंज। ओके, उसके बाद अब देखो हेलोरेंस में क्या है, ऑब्वियसली हेलोरेंस ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच है। तीन तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा इस बेंजीन रिंग में रहती है। क्लोरीन भी काफी अपने, चलो क्लोरीन तो वहां पर भी रखेगा, बट यहाँ पर क्लोरीन के पास तो अपने लोन पेयर जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग के पास तीन पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अबव एंड बिलो द प्लेन हमेशा मूव करती है बेंजीन रिंग के, तो बेंजीन ही एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच को कैसे अप्रोच करेगा, है ना, ऑल दो अप्रोचमेंट होगा कैसे कैसे, बट उतना स्मूथली अप्रोच नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जब भी एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वहां पर हमेशा रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो मेरे हिसाब से काफी अब देखो यहाँ पर रिएक्शन आप याद रख लेना, रिएक्शन से बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप NaOH के साथ ट्रीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, मतलब एसिडिक मीडियम में, H पॉजिटिव लिखा है तो मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर प्रेशर याद करने कितना हो सकता है तो कर लो, नहीं हो सकता तो लिव इट, बट मेन रिएजेंट आपको याद होने चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ट्रीट करते हो इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर NaOH को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये जो क्लोरीन है ये OH से रिप्लेस हो जाता है। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है, फिनॉल, इसे हम बोलते हैं फिनॉल। ओके, सिमिलरली अगर आपने NO2 ग्रुप लगा दिया, the presence of electron withdrawing group NO2 at the ortho and para position increases the reactivity towards halogens। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो वहां पर उसको लगाने से क्या होगा कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा उसकी हेलो अरेंज के साथ जो रिएक्टिविटी है, रिएक्शंस है, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने प्रेशर नहीं लगाया, NaOH थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और एसिडिक मीडियम में कर ली। ऊपर वाली रिएक्शन में देखो हमको प्रेशर भी लगाना पड़ा तब जाके रिएक्शन हुई, यहाँ पर हमने प्रेशर नहीं लगाया, मतलब कंडीशन थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, है ना। जब आपको टेम्परेचर भी लगाना पड़ रहा है, प्रेशर भी लगाना पड़ रहा है, तो मतलब आप बड़ी ड्रास्टिक कंडीशन में कर रहे हो रिएक्शन। अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा, सिर्फ टेम्परेचर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, तो देखिए इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल
यहाँ पर NO2 था और क्लोरीन की जगह OH आ गया। यहाँ पर भी जब 2 NO2 लगाए, देखो 2 NO2 ग्रुप लगाए तो रिएक्शन और रिलैक्स होगी। यहाँ पर 443 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ रहा था, यहाँ पे 368 देना पड़ रहा है, रिएक्शन और रिलैक्स हो गई है। ठीक है, तो क्लोरीन की जगह आपका OH फिर लग जाएगा। ओके, क्लियर। सिमिलरली देखो अभी यहाँ पर देखो 3 NO2 ग्रुप लगा दिए हैं, दो ऑर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पर, है ना। अब इफेक्ट और एनहांस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, है ना। क्लियर। तो सिंपली वॉर्म ही किया है ना, NaOH डाला है ना, पानी के साथ इसको वॉर्म किया है। इसमें आपके ट्राइनाइट्रो जो भी आपका पिक ऑर्थो कौन सा ये यहाँ पर 1 2 3 2 4 5 6 सॉरी 2 4 6 ओके 2 4 6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ओके, तो इसको वार्म किया आपने तो क्लोरीन की जगह आपका OH लग गया है, सिंपली वार्म करने से, पानी डाला वार्म किया। ठीक है, कोई NaOH नहीं डाला, कोई एसिड नहीं डाला, है ना, कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं लगाया, जस्ट वार्म किया, है ना। तो देखो किस कंडीशन रिलैक्स होती हैं जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर इस रिएक्शन में हम लगाते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हेलो अरेन्स है वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ेगा तो रिपल्शन हो जाएगी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो तो उससे क्या हो रहा है कि आप बेंजीन, ये जो फिनाइल ग्रुप लगा है, ये आपका बेंजीन रिंग है जो है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी जितने आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप लगाओगे। ठीक है, NO2 जो है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें आपको कुछ कुछ ग्रुप्स अभी याद करने पड़ेंगे। याद रखना NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, डोनेट नहीं करता। ठीक है, तो और ये मैं आपको बता दूं कि जो ये इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट NO2 का, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ज़्यादा प्रोनाउंस होता है। ठीक है, मेटा पर इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा होगा बट उतना नहीं होगा जितना ऑर्थो और पैरा पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म आपको दिखा रखा है। आई थिंक मैकेनिज्म मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, या दूसरी जो वीडियो होगी, क्योंकि एकदम इतना सारा आपके दिमाग में नहीं जाएगा। मैं भी ब्रेक प्रेफर करती हूँ, डोंट वरी।